हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एच फाउंडेशन क्लासेस भीलवाड़ा। ओके, हम क्या पढ़ रहे थे? क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 वन एवं वन्य जीव संरक्षण। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो इसके बारे में हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे। परिचय, भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात, जातियों का वर्गीकरण, भारत में वन एवं वन्य जीवन का संरक्षण, ये सब हमने पढ़ा था। तो बेटा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमारी पृथ्वी पर हम सूक्ष्म जीवाणु और ये सब चीज़ें पढ़ी थी। तो हमने एक प्रतिशत पढ़ा था कि भाई हमारे भारत के अंदर जो जैव विविधता है वो किस प्रकार है। जैव विविधता का अर्थ है आपस में क्या करते हैं, घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं और तथा परस्पर निर्भर होते हैं। पादपों जंतुओं के विविध प्रकार को हम क्या कह सकते हैं, जैव विविधता। उसके बाद होता है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? किसी क्षेत्र के पादप और जंतु अपने भौतिक पर्यावरण में एक दूसरे पर निर्भर व परस्पर जुड़े हुए होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे कि भाई ये उनका क्या है, पारिस्थितिक तंत्र। मानव क्या है, मानव उसका क्या है, प्रमुख भाग है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। तो भारत में हमने वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में क्या पढ़ा था बेटा, कि भाई भारत में वनस्पति जात कितना है, 10% है और 20% स्तनधारियों के लिए क्या हो रहा है, खतरा मंडरा रहा है। तो उसमें से लुप्त होने के कगार पे कौन कौन था? वही चीता था, गुलाबी सिर वाली बतख थी और पहाड़ी कोयल थी। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि भाई जातियों का वर्गीकरण। तो एक तो हमने कौन कौन सी ये जातियों का जो वर्गीकरण है, इसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, और इसके अंदर से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते, या तो जातियों में से पूछे जाएंगे या उनके एग्जाम्पल्स में से पूछे जाएंगे। एमसीक्यूज बहुत ज्यादा इस जातियों के वर्गीकरण में पूछे जाते हैं। तो बेटा सामान्य जातियां कौन सी होती है? जातियां जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जो बिल्कुल हमारे आसपास जो पाए जाते हैं, जो बिल्कुल सामान्य है जीवित रहने के लिए, उन्हें क्या कहेंगे, सामान्य जाति। संकटग्रस्त जातियां कौन सी है? ऐसी जातियां जिनके लुप्त होने का खतरा है, यानी लुप्त हुई नहीं है, बस उन पे खतरा मंडरा रहा है, तो उन्हें क्या कहेंगे, संकटग्रस्त जातियां। काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा आदि। ठीक है। दुर्लभ जातियां कौन सी थी भाई? दुर्लभ जातियां, इन जातियों की संख्या बहुत कम है, विषम परिस्थिति नहीं हो परिवर्तित होती, तो ये संकटग्रस्त जातियों। भाई अगर विषम परिस्थिति नहीं हो तो ये किस में आ जाएंगी, संकटग्रस्त जातियों के अंतर्गत आ जाएंगी। अगर ये इनकी परिस्थिति में है, यानी इनके जो ये जिस जीवन में रहते हैं, जिस मॉनसून में रहते हैं, उस मॉनसून है, अगर इनकी परिस्थिति वो है तो ये जीवित रहेंगे। लेकिन अगर विषम परिस्थिति आ गई, जैसे कहाँ जहाँ पे सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पड़ती है ना बेटा, तो वहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा बरसात आना स्टार्ट हो गई या फिर गर्मी अधिक हो गई, तो ऐसी स्थिति में वहाँ के प्राणी क्या होंगे, वहाँ के जो वनस्पति जात और प्राणी जात क्या होंगे, विषम परिस्थिति हो जाएगी उनके लिए। तो अपन उनकी क्या बोल सकते हैं कि भाई वो कौन सी जाति में आ जाएंगे, कि भाई संकटग्रस्त जाति में आ सकते हैं। ठीक है। इसमें कौन कौन आएगा? लोमड़ी, हिमालयन ब्राउन बालू आदि। उसके बाद स्थानिक जातियां। स्थानिक जातियां मतलब स्थान जो पर्टिकुलर उसी स्थान पर पाई जाती है, तो उन्हें क्या कहेंगे कि भाई वो कौन सी जातियां हैं, स्थानिक जातियां हैं। तो कौन कौन से एग्जाम्पल है? निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर आदि। ठीक है। लुप्त जातियां जो उनके स्थान पर नहीं पाई गई हो, वहां से लुप्त हो चुकी है, तो ऐसी जातियों को क्या कहेंगे कि भाई ये कौन सी जातियां हैं, लुप्त जातियां हैं। इसमें कौन कौन आ रहे? एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बतख आदि। एक हमने पढ़ी थी सुभेद्य जातियां। वे जातियां हैं जिनकी संख्या घनी है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या, यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदलती है, तो इनकी संख्या घटती रहती है।
यानी जब ये विषम परिस्थितियों में आ जाती हैं तो इनकी संख्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन अगर विषम परिस्थितियां आ गई तो इनकी संख्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो इस परिस्थिति वाले, और ये कौन सी जातियों में आ जाएंगे, संकटग्रस्त जातियों में आ जाएंगे। तो ऐसे कौन कौन है भाई, नीली भेड़ है, एशियाई हाथी है, गंगा नदी आदि। नेक्स्ट है, हमने क्या पढ़ा था, भारत में वन्य जीव का संरक्षण। ठीक है, तो कैसे करा था हमने संरक्षण कि भाई पर्यावरण संरक्षण है राष्ट्रीय वन्य जीवन, किसने, राष्ट्रीय वन्य जीवन कार्यक्रम की पुरजोर मांग की, जहां पर उन्होंने क्या किया था कि भाई भारतीय वन्य जीवन अधिनियम कब लागू किया था, 1972 में लागू किया गया था, जिसमें वन्य जीवों के आवासों रक्षण के अनेक प्रावधानों थे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था कि भाई बची हुई जो संकटग्रस्त जातियां हैं उनका बचाव किया जाए, शिकार पर रोक लगाई जाए, वन्य जीव आवासों का कानूनी रक्षण किया जाए तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाना था। ठीक है, इसके बारे में और जानकारी लेते हैं बेटा कि भाई केंद्र सरकार ने कई परियोजनाओं की भी घोषणा की, जिनका गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष वन प्राणियों को रक्षण प्रदान करना था। कि भाई केंद्र सरकार जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या किया कि बहुत सारी परियोजनाएं चलाई, किसके लिए कि भाई जो गंभीर खतरे में है प्राणी, उनके लिए क्या किया जाए, कुछ विशेष वन प्राणियों के रक्षण प्रदान करना था। जो प्राणी बहुत ज्यादा गंभीर खतरे में है उनके लिए क्या चलाई गई, परियोजना चलाई गई। जैसे इन प्राणियों में कौन कौन आ रहा है भाई, इन प्राणियों में आ रहे हैं बाघ यानी टाइगर, एक सींग वाला गेंडा, ठीक है, कश्मीरी हिरण, मगरमच्छ, एशियाई शेर और अन्य प्राणी शामिल हैं। मेन कौन कौन से हैं बेटा, बाघ, एक सींग वाला गेंडा, कश्मीरी हिरण, मगरमच्छ और एशियाई शेर। ठीक है, फिर आता है कि भाई 1973 में भारत सरकार ने बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की। ये क्वेश्चन हमेशा इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसको तो तुम लिख के याद ही कर लेना कि भाई ये क्वेश्चन तो तुम्हारे पास कहीं ना कहीं एमसीक्यू में कहीं से भी आ सकता है। तो ये क्वेश्चन क्या है कि भाई कब लागू किया टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू किया भारत सरकार ने, 1973। किसके लिए, बाघों के संरक्षण के लिए। कब लागू किया, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य क्या था, बाघ जैसे संकटग्रस्त जाति को बचाना था। किसका, बाघ जैसे संकटग्रस्त जाति को बचाना था। कब की थी शुरुआत बेटा, 1973 में स्टार्ट किया गया था। क्या स्टार्ट किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर, किसके लिए, बाघों के संरक्षण के लिए, और इसका उद्देश्य क्या था, बाघ जैसी संकटग्रस्त जातियों को बचाने का उद्देश्य था। फिफ्थ क्या है भाई, वन्य जीवन अधिनियम 1980 और 1986 के तहत सैकड़ों तितलियां, पतंगों, भृंगों और एक ड्रैगन फ्लाई को गंभीर संरक्षित जातियों में शामिल किया गया है। भाई कौन से अधिनियम के तहत, वन्य जीवन अधिनियम के तहत। कब, 1980 और 1986 के तहत किस किस को, तितलियों को, पतंगों को, भृंगों मतलब क्या होता है, भंवरे, और एक ड्रैगन फ्लाई को गंभीर संरक्षित जातियों में शामिल किया गया, मतलब इनको तो बचाना ही है। और 1991 में पौधों की भी, भाई इसमें तो हो रही है प्राणियों की बात, और 1991 में पौधों की भी 6 जातियां पहली बार इस सूची में रखी गई। कब रखी गई पौधों की जातियां, 1991 में कितनी जातियां रखी गई,
6 जातियां रखी गई। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे, एक होता है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गैंडा और हिरण। मतलब इसको संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, जिसका नाम क्या है बेटा, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ पे किसका संरक्षण के लिए, गैंडा का और हिरण का संरक्षण करने के लिए ये उद्यान बनाया गया। ठीक है बेटा। अब है भाई प्रोजेक्ट टाइगर यानी बाघ परियोजना। भाई ये बाघ परियोजना पहले भी आया हुआ है, तो ये बाघ परियोजना है क्या, इसके अंदर ऐसा है क्या, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे बेटा। बाघ वन्य जीवन संरचना में अति महत्वपूर्ण जंगली जाति है। भाई हमारी जो जैव विविधता है, पारिस्थितिकी तंत्र चल रहा है, उसके लिए बाघ क्या है, बहुत महत्वपूर्ण जाति है। कौन सी, अति महत्वपूर्ण जंगली जाति है। कैसी जाति है बेटा, अति महत्वपूर्ण जंगली जाति है। व्यापार करने के लिए बाघों का शिकार करना, भाई किसके लिए, व्यापार के लिए क्या हो जाता है भाई, बाघों का शिकार हो जाता है। उनके आवासीय स्थलों का कम करना। ठीक है, उनके आवासीय स्थल जो जहाँ पे वो रहते हैं, जिन वनों में वो रहते हैं, वहां पे क्या करना, उनकी तो अंधाधुंध कटाई हो जाती है, तो बेचारे वो कहाँ जाएंगे फिर। ठीक है, भोजन के लिए अन्य जंगली उपजातियों की संख्या में लगातार कमी आना। अब क्या होता है कि भाई हमारा पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो खराब क्यों हो रहा है, क्योंकि जो जातियां लुप्त होती जा रही है, तो जो जातियां उनको खाती है, जो जातियां जिस पे निर्भर रहती है, तो वो क्या होती जा रही है, लुप्त होती जा रही है। जो लुप्त होती जा रही है, तो उनके लिए खाने के लिए क्या बचेगा, यानी जो उपजातियों की संख्या लगातार कमी आना। भोजन के लिए अन्य जंगली, जैसे क्या हो रहा है बेटा कि भाई बाघ है, बाघ क्या करते हैं, जंगली सुअर को खाते हैं। ठीक है, लेकिन उनकी क्या होती जा रही है, कमी होती जा रही है। हिरण को खाते, तो हिरण की भी क्या होती जा रही है, कमी होती जा रही है। तो इस वजह से अब बाघ भोजन किसका करे, अब बाघ शिकार किसका करे, तो इसके लिए भी ये प्रोजेक्ट इसके लिए भी चलाया गया है। मानव जाति की जनसंख्या वृद्धि बाघों की घटती संख्या की मुख्य कारण थे। अब बाघों की मुख्य संख्या घटने का सबसे महत्वपूर्ण क्या कारण था भाई, व्यापार के लिए बाघों का शिकार करना। एक तो हम व्यापार के लिए दूसरे देशों में भेजने के लिए बाघ की खाल का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो एक तो इसके लिए उनके आवासीय स्थलों का कम होना, और जो जहाँ पे वो रहते हैं उनके आवासीय स्थल क्या हो गए, आवास मतलब जहाँ पे वो रहते हैं, आवासीय स्थल क्या हो गए, कम होना। भोजन के लिए अन्य जंगली उपजातियों की संख्या में लगातार कमी आना। जो दूसरी जिनको वो खाते हैं, उनके जो उपजातियां हैं, उनकी जो संख्या में क्या हो रहा है बेटा, कमी होती जा रही है। और मानव जाति की, अब भाई मानव जाति क्या हो रही, मानव जाति की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, वनों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है, वनों की अंधाधुंध कटाई से क्या होगा, जहाँ पे वो बाघ वगैरह वो रहते कहाँ, वनों में ही तो रहते हैं, तो उनके आवास छीन लिए जाएंगे। हमारे आवास बनाने के लिए उनके आवास छीन लिए जा रहे हैं। तो इस वजह से भी ये प्रोजेक्ट टाइगर यानी बाघों की संख्या कम होती जा रही है। ठीक है बेटा। एशियाई देशों में बाघों की खाल का व्यापार और उनकी हड्डियों के परंपरागत औषधियों में प्रयोग के कारण यह जाति लुप्त होने के कगार पर पहुंच गई थी। कि बेटा उनका व्यापार किस लिए होता था कि भाई उनकी एक तो खाल यानी बाघों की खाल का यूज आता था, और उनकी जो हड्डियां थी बाघों की, उनसे दवाइयाँ यानी औषधियाँ बनाई जाती थी। जो रोग होते हैं अलग अलग प्रकार के, तो उन रोगों को मिटाने के लिए उनकी हड्डियों का यूज किया जाता था। तो उसके लिए क्या होता जा रहा है, अब बाघ क्या होते जा रहे हैं, बिल्कुल उस टाइम क्या होता था, लुप्त होने के कगार पे आ गए, 1-2 दिखेंगे बस, उस टाइम ये हालत हो गई थी। तो अब बाघों के संरक्षण के लिए किसकी शुरुआत की,
प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की। और अप्रैल 1973 में, कब हुई थी? अप्रैल 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी। बाघ परियोजना मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य क्या है? बहुत सी जैव जाति का संरक्षण करना। ओनली फॉर इसका, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर नाम है तो टाइगर को ही नहीं बचाना है, इसके अलावा जो दूसरी जो संकटग्रस्त जातियां हैं जिनके ऊपर संकट मंडरा रहा है उन्हें भी बचाने का काम किसमें आ रहा है? उन्हें भी संरक्षित करने का काम किसमें है? प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर है। ठीक है बेटा, तो प्रोजेक्ट टाइगर को एक बार फिर से पढ़ते हैं अपन कि भाई प्रोजेक्ट टाइगर में था क्या कि भाई व्यापार के लिए जो बाघ का शिकार होता था, ठीक है, उनके आवासीय स्थलों का कम होना, भोजन के लिए जो उपजातियां होती थी उनकी संख्या में कमी आना, और मानव जाति की जनसंख्या बढ़ती जा रही, जिससे क्या हो रहा है? बाघों की संख्या घटती जा रही है, जिसका मुख्य कारण है एशियाई देशों में क्या होता था? बाघों की खाल का और बाघों की हड्डियों से औषधि बनाने का काम होता था। तो इसके लिए ये जो बाघ की जाति है बिल्कुल क्या हो गई थी कि लुप्त होने के कगार पे आ गई थी। फिर हमने कब शुरुआत करी? अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत करी। और इस प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य क्या था कि भाई ओनली फॉर बाघों की ही संरक्षण नहीं करना था, हमें बाघों की सुरक्षा नहीं करनी थी, इसके अलावा जितनी भी संकटग्रस्त जातियां हैं उनकी भी हमें सुरक्षा करनी थी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है भारत के मुख्य बाघ आरक्षित क्षेत्र, जहां पर बाघों को बाघ पाए जाते हैं। ठीक है, बाघों की रक्षा की जाती है। तो ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं बेटा? उत्तराखंड में है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। क्या है बेटा? उत्तराखंड में जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। पश्चिम बंगाल में है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। क्या है पश्चिम बंगाल में? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश में है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। क्या है बेटा? मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। यहां से भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ये चीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव पशु विहार, ये कहाँ स्थित है? राजस्थान में अलवर जिले में स्थित है। असम में मानस बाग रिजर्व क्षेत्र व काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अपन ने जहां पे पढ़ा था काजीरंगा में और किसकी कमी थी बेटा? जहां पे गेंडा और एक सींग वाला गेंडा और क्या था बेटा? हिरण था। और केरल में क्या था बेटा? केरल में परियार बाग रिजर्व क्षेत्र। ठीक है। उत्तराखंड में कौन सा है? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। पश्चिम बंगाल में है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश में है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान में है सरिस्का वन्य जीव पशु विहार। असम में है मानस बाग रिजर्व क्षेत्र व काजीरंगा। अच्छा भाई, असम में दो है अपने पास, एक तो मानस बाग रिजर्व और है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। केरल में है परियार बाग रिजर्व क्षेत्र। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण, कि भाई वन और वन्य जीव संसाधन को कैसे, उनके प्रकार और उनको किस तरह से बांटा गया है। ठीक है। तो भारत में अधिकतर वन और वन्य जीवन या तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधिक क्षेत्र में है या वन विभाग अथवा अन्य विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन में है। भाई वन्य और ये सब चीज किसके अंडर में है बेटा? सरकार के अंडर में है। या तो ये चीजें सरकार के अंडर में होगी या फिर बेटा होगी वन विभाग अथवा अन्य विभागों के पास ये अंडर में होगी। ठीक है। तो वनों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। ठीक है। सबसे पहले आता है हमारा आरक्षित वन।
क्या आता है? आरक्षित वन। ठीक है, तो वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण में आरक्षित वनों का सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। क्यों माना जाता है बेटा? क्योंकि वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण में, किसके? वन और वन्य प्राणियों के लिए सबसे अधिक कौन से वन पाए जाते हैं? जहाँ पे सबसे अधिक वन और वन्य प्राणियों का क्या होता है? रक्षण होता है, संरक्षित रहते हैं। तो ऐसे कौन से वन हो गए? तो आरक्षित वन हो गए। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। कि भाई देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वनों को सर्वाधिक क्या होता है? मूल्यवान माना जाता है। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। क्या होते हैं भाई? जो वन जहाँ पे वनस्पति जात और प्राणी जात बहुत ज़्यादा सुरक्षित रहती है, उन्हें हम सरल भाषा में क्या कह सकते हैं? आरक्षित वन। कि हमारे जो भारत देश में सबसे अधिक कौन से वन पाए जाते हैं? आरक्षित वन पाए जाते हैं। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। नेक्स्ट है अपना रक्षित वन। एक फर्स्ट है हमारा आरक्षित वन, सेकंड है रक्षित वन, थर्ड है अवर्गीकृत वन। रक्षित वन कौन से होते? इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। कि भाई जितने ये डिस्ट्रॉय हो चुके, यानी जितने ये नष्ट हो चुके हैं, उनसे और अधिक इनको बढ़ाने के लिए और अधिक इनमें हम क्या कर सकते हैं? और इनका उपयोग कर सकते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि इनको हम नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। देश के कुल वन क्षेत्र का कौन सा भाग? 1/3 भाग किसका है? रक्षित वन का है। कि हमारे देश का कुल में से 1/3 भाग किसका है? रक्षित वन का है। ठीक है, उसके बाद आते हैं अवर्गीकृत वन। उसके बाद क्या आते हैं बेटा? अवर्गीकृत वन। अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होती है, अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। बेटा क्या होता है कि जिस भूमि पर जो बंजर भूमि होती है, जिसमें हमारे जैसे समुदाय के लोग जैसे प्लॉट वगैरह काटते हैं, जो सरकार की तरफ से हमें प्लॉट वगैरह, घर वगैरह मिलते हैं, वो सब किस में आ जाएंगे? अवर्गीकृत वन में आ जाएंगे। मतलब सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, यानी खुद के होते हैं, तो उन्हें क्या कह सकते हैं? अवर्गीकृत वन कह सकते हैं। ठीक है बेटा। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा था बेटा? एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। हमने वन्य जीव संरक्षण पढ़ा था, जो कब लागू हुआ था? 1917 में लागू, 72 में लागू हुआ था। उसके बाद हमने 1973 में बाघ परियोजना के बारे में पढ़ा था, और 1980 में और 1986 में जो कीट पतंग थे उनके बारे में पढ़ा था, और 1991 में 6 जातियों के बारे में इनको शामिल किया गया था। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गेंडा और हिरण के बारे में हमने जानकारी ली थी। उसके बाद बाघ परियोजना। बाघ परियोजना किसके लिए है बेटा? बाघ परियोजना टाइगर, ओनली फॉर टाइगर के लिए नहीं है, यानी बाघों के लिए नहीं है। उसमें जितनी भी संकटग्रस्त जातियां हैं उनके बचाव के लिए बाघ परियोजना चालू की गई। इसका उद्देश्य क्या था? बाघों के व्यापार को रोकना था, और जो उनके उपजातियां थी, जो जिनको वो भोजन करते थे, उनको रोकने का काम था। ठीक है बेटा। तो और इनके जो व्यापार में जो इनका बाघों का खाल का व्यापार और उनकी हड्डियों के परंपरागत औषधियों में प्रयोग होता था, उसके बारे में पढ़ा। और ये लागू कब हुआ था? अप्रैल 1973 में लागू हुआ था। इसके बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद
भारत के मुख्य भाग आरक्षित क्षेत्र कौन से थे? उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और असम और केरल। नेक्स्ट हमने पढ़ा वन और वन्य जीव संसाधन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने 3 भागों में बांटा, आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। तो बेटा आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच।